लास्ट टाइम हमने फेराडेज के लॉस किए। फेराडेज के लॉ के अंदर हमने ये देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है, जो ईएमएफ पैदा होगी वो माइनस डी फाई बाई डी टी के इक्वल है। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। माइनस साइन अपोजिशन के लिए है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या करती है, अपोज करती है। ये हम डिस्कस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, हमने इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे लेंज लॉ के कुछ एप्लीकेशंस के बाद। और फॉर्मूला क्या था कि फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स अगर चेंज होगा तो बी चेंज होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा, एंगल चेंज होगा बी और ए का तो भी फ्लक्स चेंज होगा। और जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। नेक्स्ट है ईएमएफ की जो वैल्यू है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला। और अगर एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई का मतलब फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स, और करंट का मतलब ईएमएफ बाई आर। कई लोग माइनस लगाते हैं, कई नहीं लगाते। बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें माइनस लगाएं न्यूमेरिकल में कि ना लगाएं। जब करंट की कैलकुलेशन होती है तो आप देखेंगे तो वो ईएमएफ निकालेगा, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, उसका मैग्नीट्यूड ही लेगा, उसके मैग्नीट्यूड के हाथ से डिवाइड करेगा, क्योंकि करंट नेगेटिव साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो वैसे अगर आपको कन्फ्यूजन है माइनस लगाना है या नहीं लगाना, आप थंब रूल बना लो कि मैं तो लगाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी ईएमएफ नेगेटिव आएगी, आपका करंट भी नेगेटिव आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो आंसर मार्क कर दे रहा, फिर नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव तो आप लगा ही रहे हो। और अगर सब्जेक्टिव आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव के अंदर माइनस के साथ पहले कर दो और एंड में लिख दो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 एम्पियर, जो भी करंट है। मैं लगा के दिखाता हूँ। इसके 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन भी किया। हमने जो क्वेश्चन करना है 5 करना है। क्वेश्चन है 10 ओम की रेजिस्टेंस है, 1000 टर्न्स हैं, 1000 टर्न्स हैं, एंड एट अ टाइम इतने वेबर ऑफ फ्लक्स पासिस थ्रू इट, इतना फ्लक्स पास हो रहा था। इफ द फ्लक्स फॉल्स टू, तो इनिशियल फ्लक्स 5 1 है, ये फाइनल फ्लक्स 5 2 है। टाइम आपको पता है, ईएमएफ जनरेटेड क्या होगी ये बताओ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला ये रहा, इनिशियल फाइनल के केस में ये रहा, क्योंकि इसमें कैलकुलस नहीं लगेगा। कैलकुलस तब लगता है जब 5 टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ही है, या तो इनिशियल फाइनल ही दे रहा है, तो बेटर है कि हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी को 5 2 माइनस 5 1 डेल्टा फाई अपॉन टी। आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता है, आपको फाइनल फ्लक्स पता है, इनिशियल फ्लक्स पता है, आपको टाइम पता है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्योंकि फाइनल फ्लक्स कम है इनिशियल से, तो ये टर्म नेगेटिव 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 पॉजिटिव है। और ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस साइन के साथ चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो। माइनस अपना एडजस्ट हो गया, ठीक नहीं होगा तो कोई बात नहीं। साथ में आपको क्या निकालना है, कितना चार्ज फ्लो हो गया इतने टाइम में। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। इंड्यूस करंट तो आपने निकाल लिया, इसको टाइम 0.1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगाया इसमें। कॉइल विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ, कॉइल का डायमीटर पता है तो समझो उसका रेडियस भी पता है, समझो उसका एरिया भी पता है। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड 6000 टेस्ला, आपको बी पता है। अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ 11 वोल्ट है, जब मैग्नेटिक फील्ड को 1000 टेस्ला कर दिया 4 सेकंड में, तो बताओ बी की वैल्यू इसमें 6000 से 1000 कर दी। जब बी घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा हो जाएगी। तो इसमें B1 B2 पता है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं ये बताओ। अब नंबर ऑफ टर्न्स तो देखो नेगेटिव होते ही नहीं, तो यहाँ तो माइनस लगा के करोगे क्या, क्योंकि इसमें इनिशियल फ्लक्स जो है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने करवाया भी आपको, फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया। लेकिन एक्चुअल में फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। एक चीज़ याद रखना इन न्यूमेरिकल्स में, एक ही बार बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और आपका कॉइल परपेंडिकुलर है, तो कॉइल का एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा बी के साथ, 0। तो अगर कॉइल ने एंगल 90 बनाया तो एरिया और बी ने एंगल क्या बनाया, 90 में से 90 गया 0। अगर कॉइल ने एंगल 30 बनाया तो एरिया ने क्या बनाया, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। हर क्वेश्चन की ये प्रॉब्लम है, वो आपको एंगल कॉइल का एंगल देगा, एरिया का एंगल नहीं देगा।
कॉइल का एंगल देगा, 90 में से माइनस करके एरिया का एंगल अपने आप आ जाएगा। तो इसके अंदर ऑलरेडी गिवन है जो कॉइल है इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब बी और एरिया में एंगल क्या चल रहा है, 0। तो ये देखो फ्लक्स की जगह बी इंटू एरिया, कॉस 0 तो 1 ही होता है, तो एरिया इसमें B2 इंटू ए, इसमें B1 इंटू ए, एरिया बाहर आ गया तो क्या बना B2 माइनस B1। एरिया आपको पता है कॉइल का पाई आर स्क्वायर है, आपको इस क्वेश्चन में ईएमएफ पता है, आपको नंबर ऑफ टर्न निकालने हैं, पाई पता है, रेडियस पता है, B2 और B1 भी पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। मेथड समझ में आ रहा है कि ये φ2 और φ1 को B2 एरिया में कैसे कन्वर्ट किया, B2 एरिया और B1 एरिया। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप। तो लेंथ आपको पता है 2 पाई आर, आपको पता है सर्कुलर लूप के वजह से इसका आर निकल आएगा, रेडियस आ गया तो एरिया निकल आएगा पाई आर स्क्वायर, आपको लूप का एरिया पता लग गया। नेक्स्ट है एंड दिस कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कॉइल 90 डिग्री पे है तो एरिया का एंगल बनाएगा 0, BA cos 0, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, BA cos 0। अब वो कह रहा है लूप इज चेंज इनटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया चेंज कर दिया, एरिया चेंज होगा या बी चेंज होगा या एंगल चेंज होगा, फ्लक्स तो चेंज होगा। इस बार बी को चेंज नहीं किया, एरिया चेंज कर दिया, इनिशियल एरिया तो पाई आर स्क्वायर आ गया, नया एरिया क्या है एल स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, नया एरिया आ गया। बी की वैल्यू कितनी थी पहले, बी भी चेंज हो रहा है, बी की वैल्यू 2.5 से कितनी हो गई 3 हो गई, तो B1 और B2 भी पता है। क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, दैट इज φ2 माइनस φ1 बाई टी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा होते इसको n से मल्टीप्लाई करता, पर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कुछ है ही नहीं तो 1 ही है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। φ2 का मतलब क्या है B2A2, φ1 का मतलब क्या है B1A1, क्योंकि एंगल तो एरिया और बी में 0 चल रहा है। आपको इस क्वेश्चन में B2 पता है, E2 पता है, B1 पता है, E1 पता है और टाइम पता है, सॉल्व करके ईएमएफ की वैल्यू आ गई, आंसर। समझ में आ रहा है कि क्या स्टाइल है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने मार्क, ठीक है। cos 0 है, cos 0 1 होता है, जो है वो बी के साथ 90 डिग्री पे है, तो एरिया तो वैसे ही एंगल 0 बना रखा है, इसलिए हर क्वेश्चन के अंदर आप नोट करना कॉइल हमेशा 90 डिग्री पे लेगा वो, और अगर कॉइल 90 डिग्री पे लेगा तो एरिया हमेशा 0 एंगल ही बनाएगा, तो फिर फ्लक्स होगा ही नहीं, 90 हो गया। हाँ, कॉइल जिसका मीन एरिया पता है, एरिया पता है, हैविंग 1000 टर्न्स एंड पता है, एंड क्या कह रहा है परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर कॉइल परपेंडिकुलर है बी के साथ तो एरिया वेक्टर एंगल क्या बनाएगा 0, तो फ्लक्स क्या होगा BA cos 0। लेकिन ये गॉस में है, गॉस को किस में कन्वर्ट करना है, टेस्ला में, 10 की पावर -4। टाइम आपको पता है, वो कह रहा है कि इट इज टर्न्ड थ्रू 180 डिग्री। ये देखो ये मान लो आपका बी वेक्टर है, ये कॉइल है, शुरू में 90 डिग्री पे है, तो बी और एरिया में एंगल क्या है 0, सही है। ये पेन एरिया वेक्टर है इसका कॉइल का, और मेरा हाथ बी वेक्टर है, और मेरा लूप 90 डिग्री पे है, बी और ए में एंगल क्या है 0। कॉइल पलट गया 180 इधर गया, एरिया वेक्टर कहाँ गया उधर गया, बी थोड़ी ना गया, बी तो वहीं पर है, तो एंगल बी और एरिया में नया क्या बन गया 180। तो समझ में आ रहा है, पहले एंगल 0 से क्या हो गया 180। ये देखो इसके इनिशियल फ्लक्स में BA cos 0, फाइनल के अंदर BA cos 180, cos 180 क्या होता है -1, मैथ्स में cos 180 -1। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। एवरेज में क्या यूज करते हैं -n, नंबर ऑफ टर्न्स, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई क्या होता है φ2 माइनस φ1। आपको φ2 पता है, ये रहा φ2 माइनस BA पुट कर दो, आपको φ1 पता है BA पुट कर दो, तो यहाँ से BA -2BA, ये रहा माइनस माइनस प्लस ही हो गया। आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता है, B पता है, एरिया पता है, और टाइम भी पता है, सॉल्व करके क्या आ गई ईएमएफ की वैल्यू आ गई। सबको क्लियर है? टेंथ क्वेश्चन करना, 10th क्वेश्चन क्या चेक करो।
क्वेश्चन है, एक कॉइल जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए, लाइज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड। तो कॉइल 90 डिग्री पे है फील्ड के साथ, तो यानी कि एरिया वेक्टर एंगल क्या बनाएगा, जीरो। तो शुरू में बी और ए में एंगल क्या है, जीरो। ये रहा बी और ये रहा एरिया, ये रहा जीरो। फिर वो कह रहा है कि इस कॉइल को घुमाना है, रोटेट करना है। कैसे? कॉइल रोटेट्स अ यूनिफॉर्म रेट इन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन टाइम कैपिटल टी। एक चक्कर पूरा कॉइल काटती है ऐसे, यहाँ पे एरिया वेक्टर, ऐसे एरिया वेक्टर, फिर ऐसे एरिया वेक्टर, फिर ऐसे एरिया वेक्टर और फिर ऐसे वापस। एक चक्कर पूरा हो गया, टाइम टेकन कैपिटल टी। तो शुरू में बी और एरिया में एंगल क्या है, जीरो। जब कॉइल ऐसी हो गई तो बी और एरिया में एंगल क्या है, 90। बी तो यही रहे, ये रहा 90। और यहां से यहां कॉइल आने में टाइम क्या लगाएगी, t/4। फिर नेक्स्ट में बी और एरिया में एंगल क्या हो गया, 180। टाइम टेकन कितना है, अगेन t/4, यहां से यहां t/4। फिर अगले t/4 में 90 से क्या हो गया, 270। फिर अगले t/4 में 270 से क्या हो गया, 360। क्लियर है? इमेजिन कर पा रहे हो इसे? तो क्या कह रहे हैं इसमें, इंड्यूस ईएमएफ बताओ क्या होगी। अब इंड्यूस ईएमएफ में जब रोटेशन 0 से 90 हुई, 0 से 90 हुई, 4 बार बतानी है इंड्यूस ईएमएफ 0 से 90। तो इनिशियल फ्लक्स क्या था, बी ए कॉस 0, शुरू में एंगल 0 था और फिर 90 कर दिया, बी ए कॉस 90 0। इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स, ऐसा कितनी देर में हुआ, t/4। नंबर ऑफ टर्न तो 1 ही है, n तो आएगा नहीं। 5/2 की जगह 0, 5/1 की जगह बी ए, टाइम की जगह t/4 आंसर। फिर आपका एंगल क्या कर दिया, 90 से 180। तो इनिशियल फ्लक्स बी ए कॉस 90, फाइनल फ्लक्स बी ए कॉस 180, कॉस 180 -1 है। टाइम टेकन t/4। फाइनल फ्लक्स की जगह फाइनल, इनिशियल की जगह इनिशियल, टाइम की जगह t/4। फिर एंगल क्या किया, 180 270, बी ए कॉस 180, बी ए कॉस 270। तो फाइनल इनिशियल अपॉन t/4। फिर ऐसे ही बी ए कॉस 270, बी ए कॉस 360 आंसर। तो समझ में आ रहा है इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकलेंगी इसमें। ठीक, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत एनसीईआरटी में आता है। कैसे करेंगे देखो जरा। क्वेश्चन पढ़ो। है, इधर देखो। नेक्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर इन रेडियस एंड रेजिस्टेंस गिवन, चेंजेस विद टाइम। देखो ग्राफ में क्या क्या गिवन है, बी गिवन है और टाइम गिवन है, देख रहे हो। सबसे पहले बी बढ़ रहा है, उसके बाद बी कांस्टेंट है और फिर घट रहा है। इस पोर्शन में अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होगी, dv/dt, dv/dt क्या होगी,
ये 1 है और ये 2 है, स्लोप क्या आएगी 1/2। तो dv बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। इस पोर्शन में dv बाई dt स्लोप क्या आएगी 0, और इसमें क्या आएगी dv बाई dt की वैल्यू ये रही 1/2, लेकिन इन नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है। सही। अब क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में बी चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ तो पैदा होगी, इंड्यूस करंट भी होगा। तो वो ये कह रहा है कि मुझे इसके अंदर रेजिस्टेंस ले लो, एरिया ले लो, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, करंट का ग्राफ प्लॉट करो कैसा आएगा। अब मुझे तो एक चीज पता है, एरिया रेडियस पता है, तो एरिया तो आ ही जाएगा पाई आर स्क्वायर से। इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई क्या होता है बी इंटू एरिया, एरिया बाहर आ गया तो क्या बचा डी बी बाई डी टी। तो ये स्टेप यहां तक क्लियर है, क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो रहा, क्या चीज चेंज हो रही है इसमें बी चेंज हो रहा है, एरिया तो कांस्टेंट है, तो एरिया को बाहर निकाल लिया। केस नंबर 1 में ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी माइनस, एरिया है 4.5, ये फर्स्ट केस है, ये वाला केस कर रहा हूं मैं, इंटू 10⁻⁻2 एरिया इंटू डी बी बाई डी टी की जगह क्या पुट करेंगे 1/2, क्योंकि स्लोप क्या है हाफ। तो क्या आएगी ईएमएफ, ईएमएफ इसमें नेगेटिव आएगी, और अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड करूं तो मेरा करंट भी इसमें नेगेटिव क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ई नेगेटिव है तो आई भी नेगेटिव है। तो स्टेप समझ में आ रहा है, इसको जो भी ई आएगा उसको रेजिस्टेंस से क्या कर देना है डिवाइड। फिर उसके बाद यहां पे स्लोप क्या है 0, डी बी बाई डी टी क्या है 0, तो ईएमएफ क्या आएगी इस पोर्शन में 0, करंट भी क्या आएगा 0। सही है, कोई डाउट इसमें। लेकिन इसमें dv बाई डी टी क्या है नेगेटिव, तो यहां सेम रिजल्ट है, इस रिजल्ट में यहां पर क्या पुट कर देंगे नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ईएमएफ क्या आएगी पॉजिटिव, रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये 3 एरिया आ गया, ये किया हुआ है 0 से 2 सेकंड में ईएमएफ नेगेटिव, ये देखो एरिया को स्लोप से क्या कर रखा है इसने मल्टीप्लाई नेगेटिव, ईएमएफ नेगेटिव है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट भी नेगेटिव। सेकेंड पोर्शन में तो स्लोप 0 है तो करंट भी 0, ईएमएफ भी 0 है। थर्ड पोर्शन में स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो करंट ये रहा। पहले पोर्शन में करंट -2.7 है, फिर 0, फिर प्लस 2.7 है, कांस्टेंट करंट है। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, 0 से 2 सेकंड में -2.7 है, फिर 2 और 4 में बिल्कुल 0 करंट है, 4 और 6 में पॉजिटिव करंट है, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। और ग्राफ बिल्कुल टेढ़ा नहीं बनेगा, करंट कांस्टेंट होगा। रीजन क्योंकि इधर देखो ग्राफ में, इस ग्राफ में ये स्लोप डी बी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, स्ट्रेट लाइन इज अ कॉन्स्टेंट स्लोप, स्लोप कॉन्स्टेंट है तो ईएमएफ भी कॉन्स्टेंट है, इसलिए ग्राफ टेढ़ा नहीं बनेगा, बी चेंज होगा विद यूनिफॉर्म रेट, आई की वैल्यू ऐसी ही बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होता है। बस ये याद रखना, जब भी डी बी बाई डी टी पॉजिटिव होगा 100% आपकी ईएमएफ नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, करंट भी नेगेटिव होगा। और जब डी बी बाई डी टी नेगेटिव होगा तो आपकी ईएमएफ पॉजिटिव होगी, करंट भी पॉजिटिव। तो जब ये बढ़ रहा होगा तो करंट नेगेटिव क्वाड्रेंट में होगा, और जब डी बी बाई डी टी घट रहा होगा तो ये ऊपर होएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ये ग्राफ प्लॉट करने को आता है, बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे इसे। तो कैसे लॉजिक लगेगा समझ में आ रहा है यहाँ तक?